अच्छा ये बताइएगा कि आने वाले बजट के लिए तैयारियां जारी, आईएमएफ से मुआहदे हुए, कुछ नए टैक्सेस की शुनीद है, शायद सोलर पे भी लग रहा है, कुछ सैलरीड पे बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि सैलरीड ही एक हमेशा फंसता है बेचारा इंसान जो कि पहले ही फंसा हुआ है। आपको लगता है नहीं है कि ये लेवी पेट्रोलियम की जो उन्होंने बढ़ाई मतलब, और उसके बाद पेट्रोल में रिलीफ नहीं दिया वज़ीर आज़म ने, और पहले उन्होंने कह दिया हम बिजली कीमत में कंसेशन देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम जो बलूचिस्तान की सड़कें बनाएंगे या वो शाहराह जो बनानी है, तो ये क्या निज़ाम है? आम आदमी पे तो देखें, जब आपका पेट्रोल नहीं नीचे आता तो आपकी महंगाई भी बढ़ती है, आपके तमाम जो फिगर्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए जी, गुजारिश ये है कि मैं ज़ाती तौर पर तो ये समझता हूँ कि जितना भी रिलीफ दिया जा सकता है वो दिया जाए। वो कोई भी तबका फ़िक्र हो, शेड्यूल क्लास हो, नॉन शेड्यूल क्लास हो, मज़दूर हो, किसान हो, हर एक को जो है ना मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, जो कि एक अच्छी स्टेट जो है वो प्रोवाइड करती है। बाकी आपके सामने ये है कि आज से 2-3 साल पहले जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन थे, जहाँ पर हम खड़े थे, अल्लाह का फज़ल है कि आज हम वहाँ पर नहीं खड़े। आज हम एक थोड़ी बेहतर सूरत की तरफ आ चुके हैं। सैलरी क्लास पे असूली तौर पर मैं नहीं समझता कि मज़ीद टैक्स लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी सैलरी क्लास जो है उस पे काफ़ी बल्कि टैक्स इसको तो मौजूद कम है। होना चाहिए, और मैं वो कह रहा हूँ वो जो एलीट अशराफिया है उसके ऊपर लगना चाहिए, ज़मींदारों पे लगना चाहिए, जो बड़े बड़े जागीरदार हैं अब उस पर क्यों नहीं लगता। बात ये आती है किसानों पे लगा दिया जाता है, हारियों पे लगा दिया जाता है, उनको क्यों नहीं छेड़ा जाता जो कि बड़े बड़े जागीरदार और ज़मींदार हैं जो असम्बलियों में भी बैठे हुए हैं। नहीं, अब असम्बलियों में इतने बड़े जागीरदार अब नहीं है। मैं तो इस असम्बली का हिस्सा हूँ तकरीबन 25-30 साल से। वो बात नहीं है, बहुत सी मिडिल क्लास जो है वो अब असम्बलियों का में आ चुकी है। वो एक ज़माना था कि जब बहुत बड़े ज़मींदार जो थे वो सिर्फ असम्बलियों में जाते थे, या बहुत बड़े बड़े कारोबारी लोग जो हैं वो असम्बलियों में जाते थे। वो ज़माना अब नहीं रहा। अब तो बड़े मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो इसके हिस्सा हैं। ना ही वो इस पोजीशन में है कि वो बिल अपनी मर्जी से बनवा सकें या बिल को रोक सकें, ऐसी बात भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता बात कि सिर्फ आईएमएफ से जो किए गए वादे हैं और जो प्रोग्राम आपने उनसे लिया हुआ है उसके मुताबिक आपने मजीद दबाव डालना है आम आवाम के ऊपर? देखिए, बात ये है कि जी मुझे याद है कि जब 2013 में गवर्नमेंट बनी थी तो आई वाज द पार्ट ऑफ द कैबिनेट। मियां साहब ने बिजली के लिए 14,000 मेगावाट जो बिजली लगानी थी उसके लिए आईएमएफ से लोन लिया था। और स्टिल आई रिकॉल इट कि 2016 में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे की गई और उस रात को डिनर दिया गया आईएमएफ को, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि गुड बाय फॉर एवर। ना मेरे पास फॉर्म 47 है और ना ही मैं सिलेक्टेड हूँ, ये लफ्ज़ जो था बड़ा ख़तरनाक उन्होंने, आप इस बात को एग्री करेंगे या आप समझते हैं कि ये सिंपल वैसे ही उन्होंने जिसे कह सकते हैं शोला बयानी के लिए कह दिया? मैं नहीं समझता जी। देखें ना, गुजारिश ये है कि अब मिसाल के तौर पर मैं अल्लाह के करम से एक दफ़ा एमपी 6 दफ़ा एमएनए बना हूँ, तो हर दफ़ा हम फॉर्म पर बनते रहे। मैंने तो नेशनल असेंबली में भी कहा, मैंने कहा यार जो शख्स इस दफ़ा हमसे आ रहा है उसका रिकॉर्ड उठा कर देखे, वो पहले 6 दफ़ा मुझसे नहीं हार चुका, क्योंकि उसको भी फॉर्म 47 थे। ये तो एक बात बना ली थी पीटीआई ने। नहीं तो चाह क्या रही है पीपल्स पार्टी? शेख साहब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पूछूंगा, क्योंकि अपोजिशन तो आपके खिलाफ जो खड़ी हो रही थी, अलायंस की बात थी, वो आपस में ही टूट फूट का शिकार हो गई है, तो पीपल्स पार्टी अब क्या अपोजिशन का किरदार अदा करना चाह रही है? क्या समझते हैं आप? अपना वोट बैंक बढ़ाना चाह रही है? अदा कर रही है। मैं मेरी अपनी दानिश के मुताबिक तो जो है वो जरदारी साहब बड़े एक ज़ीरक इंसान है, बड़े ज़हीन इंसान है, और बिलावल भी अब एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने जा रहे हैं। तो मैं नहीं सोच सकता कि खुदा न खास्ता वो कन्फ्रंटेशन की तरफ चले जाएंगे, वो नहीं आएंगे कन्फ्रंटेशन की तरफ। आप समझते इत्तेहाद नहीं टूटेगा, हुकूमत चलती रहेगी? इत्तेहाद भी नहीं टूटेगा, हुकूमत भी चलती रहेगी, और ये नहर वाला मसला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह।